सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए सीखेंगे। सो क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे दिया गया है, तो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इनमें से क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करना तो आता ही होगा। -6 और 0 लगभग इस जगह पे प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद है 0 और -30, तो 0 और -30 लगभग यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, एक अनुमान लगा के हम कर लेते हैं। फिर आगे है 4 और -20, तो x का 4 लगभग इधर होगा, y का -20 इधर होगा, लगभग मतलब 4 और 20 यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट्स को ले लिए। ठीक है, और एक है लास्ट है 6 और 0, तो 6 और 0 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 और 0 आ गया। अब तुमने एक रूल्स पढ़ा हुआ होगा कि एक्स एक्सिस पे जिस जगह पर भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो यही जीरोज होता है। तो यहाँ पर देखो, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है। तो यहाँ से ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, माइनस और 6 हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, -6 और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, -6 और 6। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ना k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो k देख रहे हो ना, इसी k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है और कंडीशन दिया गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसके लिए ना तुम्हें लीनियर इक्वेशन में तुमने ये वाला एक टेबल पढ़ा हुआ होगा, तो इस टेबल को सबसे पहले तुम्हें याद रखना होगा। इसमें 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे, यानी तीनों इक्वल रहे, तो कोइंसिडेंट लाइन्स होता है, यानी कि इनफाइनाइटली इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलता है। और ये दोनों कंसिस्टेंट होता है, ये दोनों कंसिस्टेंट होता है। और अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो पैरेलल लाइन्स आता है और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो वही इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट लिया गया है, यानी कि हमें इसको लेकर बनाना होगा। यहां तक ये समझ में आया। अब चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया था, इन दोनों इक्वेशन को हम एक एक करके लिख लेंगे। पहले इस इक्वेशन को हमने यहां पर लिख लिया, इसके बाद यहां पर जो सेकेंड इक्वेशन था, इसको हम यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x का 3x रहने दिए, -ky रहने दिए, और प्लस इक्वल टू के इधर +7 था, तो इक्वल टू के बस हम इसको इस साइड कर दिए। तो देखो, +7 इधर आके -7 हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें बस क्या किए, +3 को इक्वल टू के इधर कर दिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आके ये -3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो हम आगे इस प्रकार से लिखेंगे, फॉर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हमने कौन सा बताया, ये वाला। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाला कंडीशन ले लेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को बस हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। समझ में आया। तो उसी वैल्यू को हम नीचे पुट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने a1/a2 निकाला, a1 a2 3/6 लिख दिया। फिर इस प्रकार से b1/b2 -k/10 हो गया, और c1/c2 -7/3 हो गया। अब यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू है, इसको नहीं लेना है, जो इक्वल टू वाला है उसको लेंगे, यानी ये दोनों को हम लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6k हो जाएगा, और यहाँ 3 10 30 हो गया। एंड इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 को नीचे कर दिए, माइनस इधर चला गया, एंड यहाँ पे ये 6 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी -5, जो कि ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो k का वैल्यू -5 निकला। तो यहाँ पे देखो -5, ये ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो तुम्हें चुनना है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। मतलब एक सर्किल में अगर हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं, तो उसमें उससे हम नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक सर्किल ले लिया। अब इसमें अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो क्या हम इस पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं?
तो बिल्कुल इससे हम बहुत टाइप के सेकंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक सेकंड ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से देखो हमने यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से देखो हमने यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ किया। तो एक ही पॉइंट से हम बहुत सारे सेकंड्स को देखो ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेरा पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था जो करेक्ट नहीं है, मतलब जो सही नहीं है वो तुमको बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब सेकंड में क्या दिया गया है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। मतलब किसी सर्किल पे, जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, तो एक सर्किल, किसी सर्किल पे अगर हम कहीं एक जगह पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर भी सर्किल में कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट लिए, जैसे यहाँ पे लिए या यहाँ पे लिए, तो इस पॉइंट से ना हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से तुम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब इस पॉइंट से तुम दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में है कि ए कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल। यानी कि कोई सर्किल है, अगर इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं उसको ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया, ऑब्वियसली यही इनकरेक्ट होगा, बट देख लेते हैं क्या ये सच में इनकरेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहां पर क्या दिया कि फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब कोई, जैसे यही एक सर्किल है, यहां पर एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अरे भाई, टेंजेंट सर्किल पर पॉइंट हो तब तुम ड्रॉ कर सकते हो। कभी भी सर्किल के अंदर पॉइंट हो ना तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक भी नहीं कर सकते हो। जबकि यहां दो दो बोल दिया है, तो एक भी टेंजेंट तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो अगर सर्किल के अंदर में पॉइंट हो तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सही नहीं था वो तुमको चुनना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4। nth टर्म दिया गया है, यानी कि tn की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन में यहां पर ये जो nth टर्म दिया गया था, यानी कि जो tn की वैल्यू दी गई थी, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि d का फॉर्मूला ही होता है ना a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम यहाँ से t1 यानी कि a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हम पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो n है, n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने n के जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 1 पुट किया। तो 7 1 7, 7 1 7 हो जाएगा, और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि t1 की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म जो मेरा निकल गया वो 3 निकल गया। इसी प्रकार से हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी n के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो 7 2 जा 14, 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि t2 यानी सेकेंड टर्म की जो वैल्यू निकल जाएगी वो 10 निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितना भी चाहे उतना टर्म निकाल सकते हैं। तो हम थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 3 पुट किया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 3 पुट कर दिया। 7 3 जा 21, और 21 में 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि थर्ड टर्म यानी t3 की जो वैल्यू निकल गई वो 17 निकल गई हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लिया। यानी एक तरह से कह सकते हो कि तुमने क्या किया, एपी फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब एपी फॉर्म कर लिए तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला गया था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो a2 में a1 घटा दो या फिर a3 में a2 घटा दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, इस वजह से हमने कॉमन डिफरेंस लिख लिया, और हमने यहाँ पे a2 में a1 घटा दिया। t2 को हम a2 भी कहते हैं और t1 को हम a1 भी कहते हैं। ठीक है ना, तो t2 में हमने t1 को घटा दिया, तो ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाए तो 10 में 3 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 7। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देख लो 7 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कि कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस, और एक स्फेयर है, इसका रेडियस, इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कोन का भी रेडियस और स्फेयर का भी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फेयर, दोनों की जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर दी गई थी, इसी को हम यहाँ पे लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन
वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, तो इसी को हम आगे यहां पे लिख लेते हैं, जो गिवन यहां पर दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। तो क्वेश्चन आगे है कि देन द हाइट ऑफ द कोन इज, तो कोन का जो हाइट होगा, कोन का जो हाइट होगा ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये जो एच है ना, इसी एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो तो नीचे में दोनों जगह 3 है, तो नीचे में ये 3 तुम इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो। इधर उधर दोनों जगह पाई है, तो पाई भी यहाँ से इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर का पावर 2 है, यहाँ पे आर का पावर 3 है, यानी कि इधर सिर्फ एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पे इधर क्या बचा? सिर्फ एच बचा, और इधर कितना बचा? 4r बचा। तो इसी को हम नीचे लिख देंगे h इक्वल टू 4r। ठीक है, h इक्वल टू 4r हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब r की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई थी, रेडियस की वैल्यू दी गई थी 5 सेंटीमीटर, इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, रेडियस की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो r के जगह पे देखो हमने 5 पुट कर दिया, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। सो इस प्रकार से h का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो हमने हमें हाइट फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हमने हाइट यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो राइट आंसर इसका देखो 20 कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन बी में। सो ये ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 5/2 दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पर ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना तुम दो तरीके से बना सकते हो। एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो वहां से तुम h का वैल्यू फाइंड आउट करके sin थीटा और cos थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है p/h और b/h, तो वो वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आसान तरीका हो गया। एक और तरीका है जो कि उस तरीका का हम यूज करके यहाँ पे इसको बनाने वाला है, एंड एग्जामिनेशंस में भी तुमको यही तरीका बनाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये tan थीटा का वैल्यू दिया गया था, बट क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी tan थीटा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दे, यहाँ पर भी sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दे, तब तो sin थीटा बाई cos थीटा की जगह पे हम tan थीटा लिख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो cos थीटा के नीचे अगर हम cos थीटा लिखेंगे कट के 1 हो जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज हम यहाँ पे करेंगे वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। अब चलो हम सबके नीचे cos थीटा लगा देते हैं। इसके नीचे भी हमने cos थीटा लगाया, इसके नीचे भी हमने cos थीटा लगाया, इसके नीचे भी हमने cos थीटा लगा दिया, और इसके नीचे भी हमने cos थीटा लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर sin थीटा बाई cos थीटा का जो फॉर्मूला मैंने बताया tan थीटा, तो हमने यहाँ पर देखो इसके जगह पे tan थीटा लिख दिया। यहाँ पर cos थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होके यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी cos थीटा कैंसिल होके 1 बच गया। ठीक है, तो वही वाला 1 देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखो दिया गया था 5/2, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो tan थीटा की जगह पे हमने देखो 5/2 जो क्वेश्चन में दिया गया था इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पर भी tan थीटा की जगह पे 5/2 पुट कर दिए। अब ये जो 5/2 और यहाँ पर देखो 4 है, तो ये तो कैंसिल होगा ना 2 बार में, तो ये 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरह से ये 2 बार में कैंसिल होगा। तो ये 2 5 जा कितना हो गया 10, नीचे भी 2 5 जा कितना हो गया 10, तो यहाँ 10 + 1 बचा, यहाँ पे 10 - 1 बचा, तो इसी को आगे हम लिख देंगे 10 + 1 और 10 - 1, और 10 और 1 11 हो गया, और 10 में 1 घटाएं तो 9 हो गया। तो 11/9 ये मेरा फाइनल आंसर आया। अब देखो ऑप्शन में कहाँ पे है 11/9, ऑप्शन ए में है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।